जय हिंद कैडेटों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार ब्लॉग्स में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे मैप रीडिंग के क्लास को देखा है और अभी आप हमारे फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट के चैप्टर के क्लास को देखेंगे। दोस्तों, यह एनसीसी के एग्ज़ाम ए सर्टिफिकेट में 40 नंबर का रिटेन तथा 10 नंबर का प्रैक्टिकल पूछता है, जिसका टोटल नंबर होता है 50 नंबर। और ये बी सर्टिफिकेट में 25 नंबर का रिटन तथा 10 नंबर का प्रैक्टिकल पूछता है, जिसका टोटल नंबर होता है 35 नंबर। और सी सर्टिफिकेट में 30 नंबर का रिटन पूछता है और 15 नंबर का प्रैक्टिकल पूछता है, जिसका टोटल नंबर 45 नंबर का होता है। तो चलिए दोस्तों, इसके क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि मेरे वीडियोज़ को एक लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और साथ ही अगर नए हैं तो आप चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दें यार। तो चलिए दोस्तों, फील्ड क्राफ्ट यानी फील्ड क्राफ्ट किससे कहते हैं? तो फील्ड क्राफ्ट उपलब्ध ज़मीन को सही ढंग से इस्तेमाल करने की एक कला है, जिसमें हम अपने आप को छिपाकर शत्रु पर आक्रमण करते हैं, वो फील्ड क्राफ्ट कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया कि आड़ के प्रकार, टाइप ऑफ कवर। तो दोस्तों, आड़ के प्रकार में पहला प्रकार है नजरी आड़ यानी कवर फ्रॉम व्यू। इसमें वे आकृतियाँ जो शत्रु के नज़र से हमें बचाती हैं, जैसे झाड़ियाँ या वनस्पतियाँ या टूटी फूटी जमीन की आड़, ऐसे आड़ नजरी आड़ कहलाते हैं। दूसरा है जो इसमें फायर से आड़ यानी गोली से आड़, कवर फ्रॉम फायर। वे आकृतियाँ जो शत्रु के नज़र अथवा फायर से हमारी सुरक्षा करती हैं, जैसे पेड़, दीवार। जवान को आड़ का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। यानी वे आकृतियाँ जो शत्रु की नज़र अथवा फायर से हमारी सुरक्षा करती हैं, जैसे पेड़, दीवार और कई प्रकार के होते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जवान को आड़ का इस्तेमाल हमेशा सोच समझकर करना चाहिए कि हमें कौन सा पेड़ बचा सकता है। मान लीजिए अगर पीपल का वृक्ष है तो बचा सकता है, वहीं अगर कोई पतला स्टेम वाला पेड़ होगा तो वो नहीं बचा सकता, इसलिए फायर का आड़ सोच समझकर करना चाहिए। अगली क्वेश्चन है दोस्तों कि अच्छी आड़ की विशेषताएं क्या है, मूल तत्वों को लिखें। तो इसमें पहला होगा कि जहाँ छिपकर दुश्मन के ऊपर निगरानी रखी जा सके, वह सुगमता से उसके ऊपर फायर डाला जा सके, यह अच्छी आड़ की पहली विशेषता है। और दूसरी जो है, जहाँ से शत्रु की निगरानी तथा फायर से बचा जा सकता है, ये दूसरा है। और तीसरा है, जहाँ आगे सुगमता से बढ़ा जा सके। और फायर की अच्छी और चौथी है, अच्छी विशेषता में चौथी विशेषता है कि जहाँ काफ़ी समय तक आरामदेह स्थिति में रहा जा सके। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन में दिया है कि चालें, मूवमेंट्स। तो लड़ाई के मैदान में दुश्मन की निगाह से बचने के लिए जवानों विभिन्न प्रकार के चालों का प्रयोग करते हैं, जिसे मूवमेंट या चाल कहते हैं। यानी लड़ाई के मैदान में जो जवान कई प्रकार की, जैसे बंदर चाल, कई प्रकार के चाल होते हैं, जो जिन चालों का प्रयोग करते हैं वो एक प्रकार का मूवमेंट कहलाता है, यानी चाल कहलाता है। तो दोस्तों, इसमें दिया है दोस्तों कि बगैर हथियार के चाल, यानी बगैर हथियार के कितने चाल चले जा सकते हैं। तो इसमें पहला जो है बंदर की चाल, जिसमें हाथ व घुटनों के बल चलना पड़ता है। और दूसरा जो है चीते की चाल, जिसमें घुटनों एवं केहूनियों के बल चलना पड़ता है। और तीसरा है लुढ़कना, यानी लुढ़क के भी चला जा सकता है। और चौथा है बिल्ली की चाल। और पांचवा है पेट के बल की चाल। और छठा है बिल्ली के बच्चे की चाल। ये कुछ 6 प्रकार के चाल बगैर हथियार के चल सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में देखते हैं, आगे दोस्तों कि हथियार के साथ चाल, यानी हथियार को हाथ में लिए कौन कौन से चाल होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें दिया है चीता की चाल। इसमें दोनों हाथों में राइफल रखकर केहूनी एवं घुटनों के बल पर चलते हैं, ये चीता की चाल कहलाता है। दूसरा है
बंदर की चाल, इसमें राइफल को लेटी दिशा में संतुलित स्थान पर पकड़कर हाथ व घुटनों के बल चला जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह होती है, राइफल की मजल जमीन से नहीं लगना चाहिए। और तीसरा जो चाल है इसमें लुढ़कना यानी लुढ़क के, इसमें जमीन पर पीठ के बल लेटकर राइफल की नोक को छाती के तरफ रखते हुए दोनों पैरों के बीच रखकर दोनों पैरों के राइफल पर एंटी देकर लुढ़कते हैं। फिर आगे है कि साधारण चाल या टहलकर चलना। जब जवान दुश्मन से अधिक दूरी पर रहता है तब हथियार को कंधा से लगाकर या शिकारी अवस्था में साधारण चाल चलता है। यानी जब दुश्मन हमारे नज़दीक नहीं होते हैं तो उस टाइम हम लोग साधारण चाल या टहलकर चाल चल सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन अगला है कि चीज़ें कैसे दिखलाई पड़ती हैं, यानी चीज़ें क्यों दिखलाई पड़ती हैं, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो पहले आकार के कारण, यानी बहुत सी वस्तुएं काफ़ी बड़ी होती हैं जो अपने विशेष आकार से पहचानी जाती हैं। दूसरा है चमक। चमक किसी वस्तु की हो या मनुष्य की किसी अंग की आँख तुरंत आकर्षित करती है, जैसे कैंप बेंच की चमक दूर रहने से ही दिखलाई देती है। अगला है दोस्तों की छाया। किसी वस्तु की धूप या पानी में पड़ने वाली छाया की तरफ ध्यान तुरंत आकर्षित होती है, भले ही वस्तु दिखलाई दे या नहीं। फिर अगला है दोस्तों कि चीज़ें क्यों दिखलाई देती हैं, कि चौथा है सतह। यदि किसी वस्तु की सतह, रंग, बनावट अपने आसपास से विपरीत हो तब शीघ्र सुस्पष्ट हो जाती है। सतह से ही वस्तुएं शीघ्र पहचानी जा सकती हैं। फिर अगला है दोस्तों पांचवा फासला। प्राकृतिक में कोई वस्तु निश्चित फासले पर नहीं होती है, अतः जवान, गाड़ियाँ, तंबू आदि का नियमित फासला अपने ओर ध्यान आकर्षित करता है। तिमिर चित्र। जब कोई वस्तु अपने से विपरीत रंग में होती है तो आँख से शीघ्र आकर्षित होती है, जैसे सफ़ेद पृष्ठभूमि या कौवा या चील का बैठा होना तिमिर चित्र में आता है। अगला है हरकत, यानी कोई भी वस्तु आँखों को उतना शीघ्र आकर्षित नहीं करती जितना कि हरकत। अच्छी तरह से छुपा हुआ जवान अपनी थोड़ी सी हरकत के कारण शीघ्र दृष्टिगोचर हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया कि छिपाव क्या है। तो छिपाव में दोस्तों प्राकृतिक दृश्य या आकृतियों के पीछे अपने आप दुश्मन के निगाह से बचना एवं दुश्मन के फायर के नज़र से बचना छिपाव कहलाता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, एक बार और देख लीजिए। प्राकृतिक दृश्य या आकृतियों के पीछे अपने आप दुश्मन के निगाह से बचना एवं दुश्मन के फायर की नज़र से बचना छिपाव कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन दिया है कि कैमोफ्लेज यानी कैमोफ्लेज क्या होता है। तो दोस्तों यह एक कला है जिसके कृत्रिम वस्तुओं का प्रयोग करके दुश्मन के निगाहों को से छिपाया करते हैं, जैसे वर्दी, हथियार व गाड़ियों की चमक दमक तथा रूपरेखा को मिटाकर शक्ल बदल दें। दूसरा धीमे चलें। तीसरा छाया का इस्तेमाल करके। और चौथा इसमें अनावश्यक हरकत न करें। और पांचवा है पानी में अपनी छाया न पड़ने दें। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप एक बार और देख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कैमोफ्लेज क्या होता है। तो कैमोफ्लेज एक प्रकार की ऐसी कला होती है जिसमें कृत्रिम वस्तुओं का प्रयोग करके दुश्मन की निगाहों से बचने के लिए वर्दी, हथियार व गाड़ियों की चमक दमक तथा रूपरेखा को मिटाकर शक्ल बदल देते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें कि धीमे चलें तथा तीसरी छाया का इस्तेमाल करें तथा चौथा अनावश्यक हरकत ना करें। और पांचवा जो होता है
पानी में अपने छाया न पड़ने दें। अगला है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा, पक्का ही पूछता है और पक्का पूछता है कि आप पूछेगा ज़रूर। यह है कि दूरी का अंदाज़ा कैसे लगाएं, जजिंग डिस्टेंस। ये हमेशा पूछता है, वो बी का एग्ज़ाम हो या सी का एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों इकाई का तरीका, इसमें जो दूरी का अंदाज़ा करने में जो पहला तरीका है वो इकाई का तरीका है। इसमें कोई भी सुविधाजनक इकाई लेकर तथा टारगेट के बीच दूरी का अंदाज़ा लगाते हैं। दूसरा जो है वो दिखाई का तरीका है, विभिन्न दूरी पर मनुष्य की शक्ल। पहला, 200 गज की दूरी पर शरीर के सभी भाग साफ साफ दिखाई देते हैं। और दूसरा, 250 गज की दूरी पर घुटनों के बल खड़े आदमी को फोरसाइट का ब्लेड ढक लेता है। तीसरा, 300 गज पर चेहरा का रूप धुंधला पड़ जाता है। और चौथा, 400 गज पर शरीर के आकार में कोई परिवर्तन नहीं, चेहरा नहीं पहचाना जा सकता है तथा खड़े आदमी को फोरसाइट ब्लेड ढक लेता है। आगे देते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि 500 गज पे, तो दोस्तों 500 गज में कंधों से ऊपर का शरीर अपेक्षाकृत पतला दिखाई देता है, अंगों की हरकत देखी जा सकती है। और छठा जो इसमें, 100 गज पर मनुष्य का सिर एक बिंदु की तरह प्रतीत होता है तथा कंधों से नीचे का भाग पतला हो जाता है। यानी 600 गज की दूरी पर मनुष्य का सिर एक बिंदु की तरह प्रतीत होता है तथा कंधों से नीचे की ओर भाग पतला हो जाता है, जो कंधों का नीचे का भाग होता है वो पतला होता है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रिकेटिंग विधि जो तीसरा है, ये जजिंग डिस्टेंस का तीसरा पार्ट है, जो ब्रिकेटिंग विधि एक भी है। इसमें अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी का अंदाजा करके फिर दोनों का औसत निकालते हैं। यानी अधिकतम तथा दूरी का न्यूनतम का अंदाजा करके फिर दोनों का औसत निकालते हैं। और चौथा इसमें कि सेक्शन है औसत विधि, इसमें प्रत्येक सेक्शन के जवानों से दूरी का अंदाजा करा के नोट किया जाता है, फिर जोड़ में जवानों की संख्या से भाग देकर औसत निकाला जाता है। अगला दोस्तों है कि पांचवा की रेंज विधि, इसमें किसी ऐसी वस्तु की सहायता से दूरी का पता लगाते हैं जिसके दूरी पहले से ज्ञात होती है, जैसे टेलीफोन के खंभे, सड़क के पत्थर आदि। और जो छठा है, 6 विधियाँ होती है, छठा है लास्ट छठा है हाविंग विधि। इसमें पहले किसी वस्तु की आधी दूरी का अंदाजा करके और उसको दुगना कर देते हैं, यानी किसी वस्तु की आधी दूरी का अंदाजा करके उसको दुगना कर देते हैं। अगला है दोस्तों बैटल क्राफ्ट यानी युद्ध विद्या से। तो दोस्तों बैटल क्राफ्ट में भूमि के प्रकार, तो भूमि के दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भूमि के प्रकार कितने होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। पहला है अग्रभूमि यानी फोरग्राउंड जो कि 300 गज पर होती है। और दूसरा है मध्य दूरी पर यानी मिडिल डिस्टेंस पर होती है, जो कि 500 गज पर होती है। और तीसरा है दोस्तों इसमें जो दूरी यानी डिस्टेंस जो कि 500 गज के ऊपर होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि सरल लक्ष्य को कैसे पहचाना जा सकता है। तो दोस्तों पहला चीज़ है पहचानने का उसका तरीका नाम के द्वारा, दूसरा है सामान्य दिशा के द्वारा, तीसरा है पिछले लक्ष्य के द्वारा, और चौथा है वर्णन के द्वारा, और पांचवा है दिशा रेंज के द्वारा सरल लक्ष्य को पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फायर अनुशासन यानी फायर डिसिप्लिन। फायर नियंत्रण का उद्देश्य एक फायर यूनिट के कमांडर को इस योग्य बनाना है वह अपने यूनिट से ठीक टारगेट से फायर करा सके जिसके कम से कम समय में अधिक नतीजे हासिल हो। अगला है दोस्तों कि फायर का आदेश। फायर का आदेश योजना फायर आदेश वे आदेश जो उच्च अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है। और दूसरा जो है फायर निर्देश उद्देश्य वे आदेश जो फायर यूनिट कमांडर के द्वारा उसके बड़े अफसर के द्वारा दिया जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों,
अगला है दोस्तों इसमें कि फायर नियंत्रण आदेश। तो दोस्तों फायर नियंत्रण आदेश वे आदेश जो फायर यूनिट कमांडर अपने अधीनस्थ कुछ या सब जवानों को देता है उसे फायर नियंत्रण आदेश कहते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों कि फायर यूनिट उन जवानों की टोली को कहते हैं जो कि एक आदमी के कमांडर फायर को अंजाम देती है। यानी फायर यूनिट उन जवानों की टोली को कहते हैं जो कि एक आदमी के कमांडर में फायर को अंजाम देती है। और दूसरा है फायर यूनिट कमांडर जो आदमी फायर करने वालों को आदेश देता है वह फायर यूनिट कमांडर कहलाता है। यानी जो आदमी फायर करने वालों को आदेश देता है उसे फायर यूनिट कमांडर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फायर की किस्में यानी टाइप ऑफ फायर। तो पहला इसमें संकेंद्रित फायर, इसका एक निश्चित स्थान पर फायर को संकेंद्रित फायर करते हैं। यानी एक स्थान पर करने वाले फायर को संकेंद्रित फायर माना जाता है। और दूसरा है फैला हुआ फायर, फायर को टारगेट की लाइन में फैलाकर करना। और तीसरा है कि फायर का क्षेत्र, यह वह क्षेत्र है जिसमें दुश्मन पर एक फायर यूनिट के द्वारा फायर करने की जिम्मेवारी होती है। अगला है दोस्तों कि फायर नियंत्रण के आदेश पर बोलने का क्रम, यानी फायर नियंत्रण आदेश पर बोलने का क्रम। इसमें पहला जो होता है ग्रुप, यानी ग्रुप अर्थात यूनिट का नाम, और दूसरा जो होता है रेंज अर्थात टारगेट का फासला, और तीसरा जो है इंडिकेशन यानी अर्थात टारगेट का बयान, और चौथा जो है टाइप यानी सिंगल शॉट ब्रस्ट। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला दिया इसमें कि निम्न सावधानी पर भी ध्यान देना चाहिए। पहला, ऑर्डर साफ साफ थोड़े शब्दों में हो। दूसरा, ऑर्डर जोर से बोलना चाहिए। और तीसरा, ऑर्डर के हुक्म तौर पर दिए जाएं। और चौथा, ऑर्डर को एक एक करके दिया जाए ताकि जवान ऑर्डर सुन के उस कार्रवाई को ठीक ढंग से कर लें। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी पूछता है। अगला देखते हैं दोस्तों कि फायर नियंत्रण का आदेश या किसमें काइंड्स ऑफ फायर कंट्रोल एंड ऑर्डर। तो दोस्तों पहला जो इसमें होता है तैयारी का फायर ऑर्डर, जब दुश्मन की हरकत नज़र आती है तब तैयारी का फायर ऑर्डर किया जाता है। और दूसरा पूरा फायर ऑर्डर, जब दुश्मन रेंज में दिखलाई पड़ने लगता है तो पूरा फायर ऑर्डर दिया जाता है। अगला है कि मौके का फायर ऑर्डर कब दिया जाता है, जब दुश्मन छिप गया हो तथा यूनिट कमांडर बताने में असमर्थ हो तब मौके का फायर का ऑर्डर दिया जाता है। और चौथा जो है इसमें सूक्ष्म फायर ऑर्डर, यानी जब दुश्मन बाएं या दाएं भागता है या फायर करने की कोशिश करता है उस टाइम किया गया फायर सूक्ष्म फायर ऑर्डर कहलाता है। अगला है दोस्तों घात या अम्बुश किसे कहते हैं, चलते या अकाल्पनिक ठहरे दुश्मन पर छिपी हुई जगह से अचानक घात लगाकर हमला करना अम्बुश कहलाता है। अम्बुश का उद्देश्य, तो अम्बुश का पहला जो उद्देश्य है दुश्मन को अधिक से अधिक बर्बाद करना। और दूसरा है दुश्मन से सूचनाएं प्राप्त करना। और तीसरा है दुश्मन को तंग करना जिससे उस रक्षात्मक कार्य हेतु अधिक टूप्स लगने हेतु विवश होना पड़े। दोस्तों ये अम्बुश के उद्देश्य हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप 3 उद्देश्य है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों अम्बुश के प्रकार। तो अम्बुश का 2 प्रकार होता है, पहले एक मौके का अम्बुश और दूसरा होता है कि तैयारी का अम्बुश। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन में दिया है कि फील्ड किलाबंदी के सिद्धांत को लिखिए। इसमें पहला जो है शास्त्रों का प्रभावी उपयोग होता है, और दूसरा जो है बचाव या रक्षक, और तीसरा जो है इसमें छिपाव। ये फील्ड किलाबंदी का 3 सिद्धांत हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे दिया है कि खुदाई के औजार की सूची दीजिए। खुदाई के औजार की सूची दीजिए। इसमें गेती, बेलचा, धन, वर्क को ये खुदाई के
हथियार के सूची हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन्फेंट्री की छोटी इकाई को सेक्शन कहा जाता है। इन्फेंट्री की छोटी इकाई को सेक्शन कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन में दिया है कि दूरी किन कारणों से अधिक आंकी जाती है। पहला, कम प्रकाश का होना। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कि दूरी कब आंकी जाती है। पहला, कम प्रकाश का होना। दूसरा, देखने वाले की आंख के सामने सूरज का होना। तीसरा, लक्ष्य के निकट की वस्तुओं की अपेक्षा छोटा होता है। और चौथा, घाटी से होकर देखना। और पांचवा, जब देखने वाला ऊपर से नीचे देख रहा हो। अगर दोस्तों पूछ सकते हैं कि प्रकाश कब कम आंकी जाती है, तो इसको आप डिपोजिट कर दीजिएगा, कम आंकी जाती है। दोस्तों अगला देखते हैं कि दूरी किन कारणों से कम आंकी जाती है। वही सवाल जो अभी मैंने बताया था कि अगर उल्टा पूछे इसको जस्ट अपोजिट कर देना है कि प्रकाश चमकीला हो तथा सूरज देखने वाले के पीछे हो। और दूसरा है कि लक्ष्य निकट की वस्तुओं की अपेक्षा बड़ा हो। और तीसरा है देखने वाले तथा लक्ष्य के बीच दबी हुई जमीन हो। और चौथा, पहाड़ी के नीचे से ऊपर की तरफ देखना। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आगे दिया है कि कठिन टारगेट को कैसे इंगित कर सकते हैं। तो पहला, मदद के निशान से। और दूसरा, आम रुख की रेखा द्वारा। और तीसरा, घड़ी के सुई के द्वारा। और चौथा, डिग्री की मदद से अपने कठिन टारगेट को इंगित कर सकते हैं। इसमें दिया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन वीवीआई है, हाथ का खुला पंजा कितने डिग्री को इंगित करता है। दोस्तों आप याद कर लीजिए इसको कि 19 डिग्री को इंगित करता है हाथ का खुला पंजा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चनों में दिया है कि मौखिक आदेश बोलने का क्रम लिखें। तो पहला, जमीनी निशाना। दूसरा, सूचना। तीसरा, इरादा। और चौथा, विधि। और पांचवा जो है बंदोबस्त। ये मौखिक आदेश बोलने का क्रम है। आगे देखते हैं दोस्तों कि प्लाटून आक्रमण में प्लाटून कमांडर जिनको आदेश देता है, सेक्शन उत्तर, इसका उत्तर होगा किनको आदेश देता है। यदि प्लाटून आक्रमण में प्लाटून कमांडर किनको आदेश देता है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सेक्शन नंबर 2 व 3 के सेक्शन कमांडर तथा प्लाटून के हवलदार को ऑर्डर देता है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया। क्वेश्चन में दिया दोस्तों कि आक्रमण के कितने चरण हैं। तो आक्रमण के 4 प्रकार के चरण हैं, जिसमें पहला होता है दुश्मन के आने पर फायर। दूसरा होता है दुश्मन को चिन्हित करना। और तीसरा होता है आक्रमण। और चौथा पुनर्गठन। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं दोस्तों कि डिफेंस में सेना की टुकड़ियों की कितनी टुकड़ी में संगठित किया गया है। तो पहला है इसमें कवरिंग ट्रूप्स। तीसरा कवरिंग पेट्रोल्स। और तीसरा मेन डिफेंस। और चौथा चलते ट्रूप्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें पेट्रोल कितने प्रकार के होते हैं। तो पेट्रोलिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक रैकी पेट्रोल, एक प्रोटैटिक पेट्रोल। इसको आप याद कर लीजिएगा। प्रोटैटिक पेट्रोल के मुख्यतः चरण को लिखें, यानी पेट्रोलिंग के मुख्यतः चरण को लिखें। इसमें पहली होगी तैयारी, दूसरी होगी कार्रवाई और तीसरा निष्कर्ष निकालना। यह भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद कर लीजिए आप ये लोग इसे। और आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में देखिए टारगेट को इंगित करने का क्रम लिखें। तो टारगेट को इंगित करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रुप, उसके बाद दूरी, उसके बाद दिशा, उसके बाद टारगेट का नाम, इन चीज़ों पर ध्यान देना है। और अगला देखते हैं दोस्तों, सूक्ष्म फायर का ऑर्डर कब दिया जाता है। यानी छोटे से फायर का ऑर्डर कब दिया जाता है, जब दुश्मन बाएं या दाएं तरफ से अचानक हमला करता है, उस टाइम जल्दबाजी में सूक्ष्म फायर करने का आदेश मिलता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अम्बुश का पार्टी के नाम लिखें। तो दोस्तों अम्बुश के पार्टी के नाम में पहला नाम होगा स्काउट कवरिंग पार्टी, दूसरा रिजर्व पार्टी और तीसरा स्टाफ पार्टी। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं से ख़त्म होता है और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही ये बता देना चाहते हैं कि हमारे अगर वीडियो को नहीं आप लाइक किए हैं तो लाइक कीजिए, और काफ़ी मेहनत लगाता है दोस्तों इस वीडियो को बनाने में, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।